प्रस्तुतकर्ता पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक, प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। प्रायोजक SBI, 7 दशक देश के साथ। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और कामधेनु पेंट्स, दिल के रंग दीवारों पे। आज बाजार गिरावट के साथ हुए बंद। निफ्टी 41 अंक गिरा, सेंसेक्स 138 अंक लुढ़का। निफ्टी बैंक ने दिखाई 114 अंकों की तेजी। फास्टैग को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। 3000 रुपए का वार्षिक पास लाएगी सरकार, 15 अगस्त से होगा प्रभावी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। प्रधानमंत्री ने ट्रंप को बताया, कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वहीं पाकिस्तान मामले में भारत को मध्यस्थता स्वीकार नहीं। दिल्ली क्लासरूम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। कॉन्ट्रैक्टर्स और ठेकेदारों के 37 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मामले में है आरोपी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा समीक्षा के बाद फिर खोले गए 16 पर्यटन स्थल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद कर दिए गए थे घाटी के 48 पर्यटन स्थल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम से एसआईटी की पूछताछ में बड़ा खुलासा। राजा की हत्या में 2 हथियारों का हुआ इस्तेमाल। सोनम के इशारे पर आरोपी विशाल ने किया था पहला हमला, दूसरा हथियार भी बरामद। इजरायल की नई धमकी से मिडिल ईस्ट में मची खलबली। आईडीएफ ने कहा सद्दाम जैसा होगा खामेनेई का हाल। इजरायली वायुसेना ने तेहरान समेत कई शहरों में किया हमला। ईरान की तरफ से हुए जवाबी हमले। इजरायल ईरान जंग के बीच 2 खेमों में बटी दुनिया। अमेरिका ने कहा ईरान को सरेंडर करना होगा। नॉर्थ कोरिया ने कहा लड़ाई में तेहरान अकेला नहीं। चीन बोला तनाव के लिए इजरायल जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। केंद्र सरकार 15 अगस्त से फास्टैग के नियम में बदलाव करने जा रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग आधारित सालाना पास की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस पास की कीमत 3000 रुपए होगी और ये योजना सिर्फ निजी कारों, जीप और वैन के लिए लागू होगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। गडकरी ने यह भी बताया कि ये नई सुविधा खास तौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी जो 60 किलोमीटर के दायरे में मौजूद टोल प्लाजा से रोजाना गुजरते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। 3000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1 ट्रिप मीन्स 1 टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और 1 टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। इस खबर पर थोड़ी और डिटेल्स लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे हमारे साथ है। अम्बरीश, गाड़ी चलाने वालों के लिए और जो रोजाना टोल पे करते हैं उनके लिए कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए, सबसे बड़ी फायदे की बात ये कि रोजाना ट्रैवलर्स के लिए ही है। आमतौर पर हम जब टोल की यात्रा करते हैं तो रोजाना जब हमको अप डाउन करना होता है या फिर कई बार अप डाउन अगर करना होता है तो कई बार टोल देना पड़ता है। वो एक महंगा खर्चा है फास्टैग का। और ऐसे में ये जो स्कीम है जो कि सालाना 3000 रुपए देकर आप 200 फेरे या फिर किसी टोल के बीच में जो यात्रा कर सकते हैं, वो एक अच्छी खबर है उन सभी यात्रियों के लिए जो कि एक रेंज बाउंड ट्रैवल करते हैं। ये योजना 15 अगस्त से लागू होगी और देश के सभी हाईवे पर लागू होगी। 60 किलोमीटर के दायरे में जो आने वाले टोल हैं उनके लिए होगी और विशेष तौर पर योजना सिर्फ नॉन कॉमर्शियल निजी वाहनों के लिए ही है।
आने वाले दिनों में इसको लेकर जल्दी ही जो ऐप है फास्टैग का उस पर, इसके अलावा मॉर्थ की वेबसाइट पर, राजमार्ग का जो ऐप है उस पर एक लिंक जनरेट होगा, जिससे कि इस तरह का जो पासेस है वो आप रिन्यू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो कि नोट करने वाली भी है, कि 3,000 रुपए का जो पास है वो एक साल के लिए वैलिड होगा। इसके अलावा सिर्फ 200 यात्राओं के लिए होगा, यानी कि एक बार आपने अगर वो टोल गेट क्रॉस किया है तो वो एक यात्रा मानी जाएगी, यानी कि टोल गेट को 200 बार क्रॉस करना आपका ये 3,000 रुपए की जो वैलिडिटी है उसके लिए मान्य होगा। तो कुल मिलाकर उन छोटे ट्रैवलर्स के लिए जो कि एक रेंज बाउंड ट्रैवल करते हैं लेकिन एक एरिया में कई बार आते जाते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। और ये जरूर है कि इस नई शुरुआत के साथ जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, या फिर हम ये कहें कि फास्टैग को लेकर जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें एक नई स्कीम हमको देखने को मिल सकती है। 3,000 रुपए का जो एनुअल है, संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ मोटी रकम देकर लगभग 25 से 30,000 रुपए का देकर एक ऑल टाइम लाइफ टाइम पास भी मिल सकता है, उसके लिए भी विचार किया जा रहा है। तो एक आने वाली खबर अच्छी हो सकती है, लेकिन फिलहाल एक अच्छी शुरुआत 15 अगस्त से। जी तो ये रही रोजाना ट्रैवलर्स के लिए फायदे की खबर। 15 अगस्त से हाईवे पर सालाना पास 3,000 रुपए का बनेगा। धन्यवाद करेंगे अमरीश आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। आइए अगली बड़ी खबर का अब रुख कर लेते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। खामनेई ने कहा कि ईरान इजराइल को कड़ा जवाब देगा, ईरान उन पर कोई दया नहीं दिखाएगा। इस ऐलान के तुरंत बाद ही ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। वहीं ईरान ने पहली बार इस युद्ध में फतह 1 का इस्तेमाल किया है, तो अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। इजराइल ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि खामनेई का सद्दाम जैसा हाल होगा। आइए जरा समझते हैं ईरान इजराइल के बीच इस जंग को लेकर क्या ताज़ा अपडेट है, आगे किस तरीके के और डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। अनुवेश रथ हमारे साथ हैं और ज़्यादा बातचीत के लिए। अनुवेश, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कनाडा की G7 समिट अधूरा छोड़कर वापस आए, उससे कई बात खलबली मच गई कि आखिरकार हो क्या रहा है। उस दौरान ये बात आई कि उन्होंने ईरान को सरेंडर करने के लिए कहा है, वो भी बिना शर्त। क्या लगता है ईरान करेगा? जी देखिए, ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करने वाला है। ईरान के जो हेड हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखते हुए ये कहा है कि जंग अभी जारी है, जंग की अभी शुरुआत है। वहीं पर अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप का ये साफ कहना है कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर कर देना चाहिए। वहीं पर अगर आप देखें, युद्ध का ये छठा दिन है जब दोनों देश एक दूसरे पे मिसाइल और हवाई जहाज़ से अटैक कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इजराइल अपने हवाई जहाज़ ईरान के कैपिटल सिटी तक, तेहरान तक लेके जा चुका है। वहाँ पे वो काफ़ी लो एंगल पे फ्लाई कर रहा है, लो विजिबिलिटी पे फ्लाई कर रहा है। वहीं पे अगर आप देखें, तेहरान ईरान जो है वो इजराइल पे लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। फतेह 1 फतेह 2 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। वहीं पे इजराइल जो है वो उनके न्यूक्लियर एसेट्स को लगातार तबाह करने के लिए कोशिश कर रहा है और कई न्यूक्लियर एसेट्स को ईरान के तबाह भी कर दिए गए हैं। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और G7 की मीटिंग से बीच में छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप ने कट शॉर्ट किया अपना ट्रिप और वो वापस US व्हाइट हाउस चले गए हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल का जो लड़ाई युद्ध चल रहा है, जो छठे दिन पे पहुंच चुका है, उस पर कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन लाने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है। लेकिन ईरान और इजराइल का युद्ध अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों देश एक दूसरे पे पलटवार कर रहे हैं। इजराइल की जहाँ पे आयरन डोम अपनी खासियत दिखा रही है, अपने एयर इंट्रूजन, माफ़ कीजिएगा, एयर प्रोजेक्टाइल्स जो हैं उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही है। वहीं पे तेहरान जो इजराइल के फाइटर जेट्स आ रहे हैं उसको रोकने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों देश एक दूसरे पे हमलावर लगातार जारी हैं और हमला करते जा रहे हैं। बिल्कुल, और ताज़ा स्थिति यही है। ना नेतन्याहू झुकने को तैयार है, खामनेई ने भी जंग का ऐलान कर दिया है और खामनेई ने तो ये भी साफ ये कहा नेतन्याहू ने कि खामनेई का हाल जो है सद्दाम हुसैन की तरह होगा। तो वाकई इस जंग के फिलहाल तो इस तरीके से रुकने के कोई हालात नहीं नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद हम करेंगे आपका अनुवेश इस पूरी खबर पर ज़्यादा अपडेट देने के लिए। वहीं आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक ये बातचीत चली, जिस दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बातचीत की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान
पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। साथ ही पीएम मोदी ने ट्रंप से यह भी साफ कहा कि भारत इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल हैं। सिद्धांत, पीएम मोदी की ट्रंप से बातचीत हुई, बातचीत में साफ तौर पर कहा एक तो कोई मध्यस्थता बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं अमेरिका की, खासतौर पर भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर, और ये भारत ने सीज फायर किया है पाकिस्तान के कहने पर, अमेरिका के कहने पर नहीं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। ये पहली बातचीत है दोनों नेताओं के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और इस बातचीत जो करीब 30 मिनट तक चली, उसमें बड़ा फोकस पाकिस्तान जो आतंकियों को शह दे रहा है और जो आतंकवादी घटनाएं अगर जो भारत में होती हैं उसको लेकर एक तरफ से भारत ने ब्रीफ करा यूएस साइड को, और पहलगाम का वाक़या भी एक तरफ से एट लेंथ कॉन्वर्सेशन हुई उस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक रुख क्लियर कर दिया कि थर्ड पार्टी मीडिएशन भारत और पाकिस्तान में नहीं हो सकती, और जो मई के अंदर सीज फायर अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को रिक्वेस्ट किया था। मैं आपको बता दूं कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट वो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अक्सर ये क्लेम किया है कि उनकी वजह से ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी, पर प्रधानमंत्री ने ये साफ सीधी तौर पे यूएस प्रेसिडेंट को कह दिया है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो आपसी बातचीत से हुई थी। इसके अलावा जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, और इंडो पैसिफिक में जो हालात हैं उसको लेकर बातचीत हुई, और प्रधानमंत्री ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को न्योता दिया कि वो भारत जल्द आए क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए जो इस साल होगा। जी, तो ये रही बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत को लेकर हुई। जानकारी के लिए धन्यवाद आपका सिद्धांत करेंगे। आइए एक और खबर का हम रुख कर लेते हैं जो कि मिस सेलिंग से जुड़ी हुई है। बैंकों के मिस सेलिंग को लेकर आरबीआई की सख्ती का असर देखने को मिला है। खासतौर पर इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड की मिस सेलिंग पर अब जांच होगी। हमारे साथ संवाददाता एकता सूरी है पूरी डिटेल्स के साथ। एकता, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आरबीआई ने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर ये साफ कह दिया है कि जो बैंक्स की मिस सेलिंग है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर, उस पर कड़ी नज़र है। बीते साल ये मुद्दा जो है एफएम ने खुद उठाया था। अब दरअसल बैंक्स जो हैं इसे लेकर चौकन्ने हो गए हैं। अगर कोई बैंकर इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है तो कई बैंक्स की बैकएंड टीम्स जो हैं कस्टमर्स को कॉल करके पूछ रही हैं कि क्या आपको इंश्योरेंस पॉलिसी जो है समझ आ गई है, क्योंकि अगर नहीं समझ आई है तो कस्टमर जो है फ्री लुक पीरियड के तहत उसे वापस कर सकता है। बहुत से ऐसे बैंक्स भी जो हैं वो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो यहाँ पर कई बैंक्स ने ये किया है कि बैंक्स में फिजिकल तौर पे अगर बैंकर जो है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करे, अगर एक लो रिस्क कस्टमर की प्रोफाइल है या फिर उसको एआई प्रोफाइलिंग में लो रिस्क माना गया है, तो उस बैंकर के सिस्टम में एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड दिखेगा ही नहीं ताकि वो कस्टमर को बेच पाए। अब यहाँ इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर बेचना है या फिर उनको म्यूचुअल फंड बेचना है कोई, तो यहाँ पर एक स्पेशल परमिशन लगेगी बैंकर को अपने सीनियर्स की, क्योंकि बहुत से बैंक्स जो हैं कस्टमर अपना काम करवाने बैंक में जाता है, लोन पास करवाने जाता है, तो यहाँ पर एक फेवर के तौर पर कि चलिए हम आपका काम कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है आप ले लीजिए, ये म्यूचुअल फंड है ये आप खरीद लीजिए, तो कस्टमर्स ऐसे ट्रैप में फंस जाता है और बहुत मिस सेलिंग होती है। बीते साल एफएम ने भी ये साफ कहा था कि जो बैंक्स ऐसी मिस सेलिंग कर रहे हैं उससे बैंकिंग सिस्टम में कस्टमर का जो विश्वास है वो डगमगा रहा है। अगर यहाँ नंबर्स की हम बात करें तो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बेचने पर बैंक्स कमीशन कमाते हैं। साल FY25 में 6,709 करोड़ जो हैं बैंक्स ने कमाए, जो कि FY24 से
15% के आसपास ज़्यादा है। अगर अकेले SBI की बात करें और सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर वो बेच रहे हैं तो उन्होंने 2766 करोड़ जो है कमीशन कमाई। अब बैंक्स जो है इसी कमीशन के चक्कर में इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स की मिस सेलिंग करते हैं, लेकिन RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा कस्टमर्स के हित की बात करते हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इसलिए ये साफ कहा है बैंक्स को कि ये जो मिस सेलिंग है इसे रोकना पड़ेगा और ये RBI जो है इसे अनदेखा अब नहीं करेगा। जी बिल्कुल, और मिस सेलिंग तो बहुत पुरानी समस्या है म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस में लेकर, जिसका संज्ञान अब सेबी ने, RBI ने माफ़ कीजिए, लिया है और देखते हैं इसका असर अब आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल मुंबई में एक इम्पॉर्टेंट बैठक भी चल रही है सेबी बोर्ड की। माना जा रहा है कि बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। एकता बताइए किन बड़े फैसलों पर अब और मुद्दों पर नजर रहेगी अब इस बोर्ड बैठक में सेबी की? जी बिल्कुल, सेबी की बोर्ड बैठक जो है खत्म होने की कगार पे है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीडिया के साथ इसी शाम है और यहाँ पर बहुत से बड़े मुद्दों पर नज़र रहेगी, जैसे जो रीट्स और इन्विटीज़ है, क्या इन्हें इक्विटी का दर्जा मिलेगा, क्योंकि अगर इन्हें इक्विटी का दर्जा मिलता है तो ये इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम PSU कंपनीज़ की बात करें तो अगर वो डीलिस्ट होती हैं, क्योंकि सेबी को बहुत ऐसा लगता है कि PSU कंपनीज़ में करीबन 90% के आसपास सरकार का हिस्सा होता है। बहुत बार इनके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होती, ज़्यादा फंड्स नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग इनमें इन्वेस्ट यही करते हैं क्योंकि सरकार की इसमें हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो सेबी को लगता है कि सही तरीके से नहीं आंकी जाती, इसलिए अगर ये कंपनीज जो हैं ये डीलिस्ट होती है तो इनके फ्रेमवर्क पे क्लैरिटी मिलेगी, बायबैक किस तरह से होगा इस पर क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा स्टार्टअप फाउंडर्स जो हैं वो अगर वो IPO लेकर आते हैं तो उन्हें ESOP रखने की छूट भी मिल सकती है, यानी कि प्रमोटर बनने के बाद उन्हें ESOP मिलने की छूट मिल सकती है। सेबी इस पर भी फैसला दे सकता है। और जो कूल ऑफ पीरियड होता है ESOPs और IPO के बीच में जो 1 साल का है, क्या उसे कम करना चाहिए? नहीं, इस पर भी लोगों की उम्मीदें बनी हुई हैं। इसके अलावा जो QIP डॉक्यूमेंटेशन है उसे और आसान बनाया जा सकता है। QIB की परिभाषा में एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें जोड़ा जा सकता है। अगर AIFs की हम बात करें, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की, तो उनके को इन्वेस्टमेंट पर बात चल सकती है। जो सरकारी बॉन्ड्स हैं, FPIs अगर सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं तो उन्हें KYC और दूसरे रूल्स में जो हैं वहाँ पर छूट मिल सकती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो हैं, क्या एक्सचेंजेस के साथ इनका डीमर्जर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर सभी को बहुत उम्मीद है। लेकिन इस मीटिंग में थोड़ी सी आशंका कम है कि क्या उस पर फैसला आ सकता है, नहीं, क्योंकि सेबी को लगता है कि इतना आसान नहीं है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को एक्सचेंज से जुदा करना, अलग करना। और एक और बड़ा फैसला हम सभी उम्मीद कर रहे हैं, SME जो IPOs हैं उनमें जो है सख्ती बढ़ सकती है कि प्रमोटर्स का जो लॉक इन पीरियड है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे कुछ बड़े फैसलों पर सभी की नजर है और उम्मीद है कि क्या फैसले जो हैं सेबी अपनी बोर्ड बैठक के बाद मीडिया के जरिए बताते हैं। जी धन्यवाद करेंगे एकता, नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे जैसे ही बोर्ड बैठक का आउटकम निकलकर सामने आता है। तो आइए बात कर लेते हैं कमोडिटी की, और उसमें भी चांदी, जैसे घरेलू बाजार में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। घरेलू बाजार में चांदी की कीमत प्रति किलो 1,09,635 पर पहुंच गई है। वहीं ग्लोबल मार्केट में भी चांदी के भाव 13 साल की ऊंचाई पर है। मुंबई से हमारे साथ जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा है। मृत्युंजय, बताइए चांदी में चल क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर चांदी का भाव पहुंचा है। MCX पर 1 किलो चांदी का भाव 1,09,700 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई के पार चला गया है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा भाव है चांदी का, और ग्लोबल मार्केट में भी भाव करीब 13 साल की ऊंचाई पर हैं। इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है। पहली जो बड़ी वजह है वो ये कि जो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है, जो औद्योगिक मांग है, वो बढ़ने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। सेमीकंडक्टर में, EV में और सोलर में बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड बढ़ने की बात हो रही है। डॉलर कमज़ोर हुआ है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा जो गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है उससे भी एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल चांदी के लिए मिला है। तो कुल मिलाकर जो सारे फंडामेंटल इस वक्त हैं चांदी के, वो तेज़ी के हैं। और एक तरफ डिमांड बढ़ने की बात हो रही है और दूसरी तरफ सप्लाई उतनी नहीं है, मतलब जितनी डिमांड है चांदी की उसके मुकाबले सप्लाई कम है।
तो उसका इम्पैक्ट भी, जो सप्लाई कम होने का इम्पैक्ट होता है प्राइस पर, वो भी दिख रहा है। और एक रिपोर्ट आई है कि इस साल फोटोवोल्टिक सिल्वर पैनल में 196 टन चांदी की डिमांड रह सकती है। सोलर पावर में बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड बढ़ रही है। तो ये सारे फैक्टर सिल्वर के लिए पॉजिटिव हैं। जानकार मानते हैं कि आने वाले वक्त में चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर के फंडामेंटल इस वक्त ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। तो एक बड़ी तेज़ी आगे भी आपको दिख सकती है, लेकिन चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो हर बार ये होता है कि जब बहुत बड़ी तेज़ी आती है तो आपको एक करेक्शन देखने को मिलता है। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एक करेक्शन कभी भी आ सकता है, लेकिन जो ओवरऑल फंडामेंटल हैं चांदी के वो तेज़ी के हैं। और इसीलिए आप देखिए कि 7 दिन में करीब करीब 4%, 1 महीने में 14%, और इस साल मतलब 6 महीने में चांदी के दाम 25% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। जानकार मानते हैं कि आपको इस साल के आखिर तक 1.25 लाख रुपए का भाव भी चांदी का दिख सकता है। तो फंडामेंटल्स कहते हैं कि चांदी की रफ्तार अभी बाकी है। धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय इन डिटेल्स के लिए, और एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ।